हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निमी टेक्निकल चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांजिस्टर का सेकेंड पार्ट्स, जिसमें ट्रांजिस्टर में जैसे आईसी यूज किया जाता है तो आईसी के बारे में, इसका डेफिनेशन, वर्क, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसका एक लिमिट वगैरह वगैरह जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज बेसिक नॉलेज बताने वाला हूँ। और कुछ ट्रांजिस्टर का कुछ क्लासिफिकेशन के पार्ट्स भी बच गए थे, उन्हें भी आज मैं कवर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए चलिए अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एम्पलीफायर का सेकेंड पार्ट नंबर सेकेंड। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ किया जाता है और ट्रांजिस्टर में लगने वाले आईसी का यूज़ कहाँ किया जाता है, आईसी क्या होता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और अधिक से अधिक अपना एक ग्रुप बन सके। और ग्रुप में मिलकर पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग होता है, राइट। तो चलिए, हो गया शेयर वेयर तो बाद में कर दीजिए, लाइक वाइक। अभी सेशन चालू हो चुका है, अब देखते हैं अपने सेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए अपन लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले वाले वीडियो में कि एम्पलीफायर का जितने भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे आउटपुट के बेस पे, इनपुट के बेस पे और ऑपरेटिंग मोड के बेस पे और कपलिंग फैक्टर के बेस पे और फ्रीक्वेंसी के बेस पे। तो इसमें से 2-3 तो हम लोगों ने कवर कर लिया था, जैसे आउटपुट, इनपुट, इसके बेस पे एम्पलीफायर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इन सब के बारे में तो हमने देख लिया है। ठीक है, और कुछ पार्ट्स बच गए हैं तो आज वो मैं कवर कराऊंगा। इसके बाद आईसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं। पहले तीसरा पार्ट है हमारा, सॉरी ये चौथा पार्ट है, 3 तो मैंने कवर करा दिया था पहले वाले वीडियो पे। तो चौथा वाला पार्ट है, चौथा वाला टाइप्स है हमारा ऑपरेटिंग मोड के आधार पर। किसके आधार पर? ऑपरेटिंग मोड के आधार पर, राइट, आधार पर। तो ऑपरेटिंग मोड के आधार पर ट्रांजिस्टर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कोई बताएगा मुझे? चलिए कोई बात नहीं। एम्पलीफायर ऑपरेटिंग मोड के आधार पर 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के। वो होता है क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। हो गए ना 4 टाइप्स के। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ बेसिक्स यहाँ लिख भी देता हूँ। क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। ये तो हो गए इसके टाइप्स, ऑपरेटिंग मोड के आधार पर एम्पलीफायर के प्रकार हो गया। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, इसका डिस्टॉर्शन कितना होता है वगैरह वगैरह सब कुछ देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका ऑपरेटिंग मोड के आधार पर एम्पलीफायर के टाइप्स। ठीक है, अब इसकी दक्षता के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटी के बारे में कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी कैपेसिटी, जैसे हमारा ये हो गया क्लास ए एम्पलीफायर, राइट। क्लास ए एम्पलीफायर का एफिशिएंसी होता है 35 से 50%। कितना? 35 से 50%। तो ये 35 से 50%, यानी कि ये अलग अलग एक रेशियो में क्यों दे रखा है? ठीक है, तो मैंने आपको एक पढ़ाया था कि कपलिंग के आधार पर कितने प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं, इसके बारे में बताया था। तो मैंने ये भी बताया था उसमें कि एम्पलीफायर का जो एक कनेक्शन होता है, ठीक है ना, कपलिंग, तो ये एक डायरेक्ट कपलिंग भी होता है, एक ट्रांसफार्मर के आधार पर कपलिंग होता है, एक आरसी और एक एलसी कपलिंग होता है। ठीक ना, तो उसमें से जब डायरेक्ट कपलिंग करेंगे तो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर का एफिशिएंसी होता है 35, और जब हम इसको ट्रांसफार्मर के साथ कपल्ड करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़कर हो जाती है 50%। ठीक,
तो डायरेक्ट कपलिंग में तो क्लास ए एम्पलीफायर का एफिशिएंसी होता है 35 और ट्रांसफार्मर के साथ जब कपलिंग कर देंगे तो हो जाता है वो 50%। और क्लास बी का होता है 78.5%, राइट। और क्लास ए बी का होता है 50 से 78.5%, ठीक है। इसी क्लास ए और क्लास बी से मिलकर बना हुआ है हमारा तीसरा टाइप्स, यानी कि क्लास ए बी प्रकार, ठीक है। और ये रहा हमारा क्लास सी का होता है 90%, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको इसकी एफिशिएंसी के बारे में ही पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा एम्पलीफायर है जिसका एफिशिएंसी वेरी हाई होता है। तो ये रहा डेटा आपके सामने, यहाँ से आप बता सकते हैं कि किस एम्पलीफायर का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा क्लास सी टाइप्स का होता है। ये तो हो गया इसका एफिशिएंसी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डिस्टोर्शन। अब ये डिस्टोर्शन क्या होता है? डिस्टोर्शन का मतलब होता है विरूपण, ठीक। इसका मतलब होता है विरूपण या विकृति। अब ये विकृति या विरूपण क्या होता है? एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई का काम करता है, ठीक है। सिग्नल्स का ये एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करने के बाद प्राप्त हुआ सिग्नल का वेव मूल सिग्नल का वेव से अलग होता है। यानी कि जो सिग्नल हम इसको एम्पलीफायर को इनपुट में दिए तो आउटपुट में हमें ये एम्पलीफाई करके दिया, तो एम्पलीफाई करने के बाद जो एक वेव हमें प्राप्त होता है उसकी जो आकृति होती है ना, वो मूल आकृति का अलग होता है, ठीक है ना। तो ये होता है डिस्टॉर्शन। तो इसका डिस्टॉर्शन कितना होता है क्लास ए एम्पलीफायर का? तो ये एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग चलती है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा उसमें डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा। अब देखिए क्लास ए एम्पलीफायर का सबसे कम होता है, इसका डिस्टॉर्शन होता है सबसे कम, और क्लास बी का होता है सामान्य, नॉर्मल होता है, और क्लास सी का भी नॉर्मल होता है। और ये जो क्लास ए बी का और क्लास सी का जो क्लास सी एम्पलीफायर का जो डिस्टॉर्शन होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। ये हो गया इसका डिस्टॉर्शन के बारे में। अब फ्रेंड्स ये जो एम्पलीफायर होता है, इस एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल्स के फुल साइकिल के सापेक्ष आउटपुट सिग्नल का अंश, समझ रहे हैं ना मेरी बातों का? इनपुट सिग्नल्स के फुल वेव साइकिल यानी कि पूर्ण चक्र के सापेक्ष आउटपुट सिग्नल्स का अंश कितना होता है? तो क्लास ए में होता है, क्लास ए का होता है 360 अंश, इसी तरह क्लास बी का होता है 180 अंश, ठीक है। अब ये जो हमारा क्लास ए बी प्रकार है, ये क्लास ए और क्लास बी से मिलकर बना हुआ है। तो क्लास ए और क्लास बी से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ भी इसकी जो वैल्यू आएगी डिग्री में वो भी इन्हीं का रेशियो होगा, इन्हीं के बीच का डिफरेंस होगा। तो ये होता है हमारा 180 से 360 के मध्य, ठीक है। ये होता है 180 से 360 के मध्य। और क्लास सी टाइप्स का होता है 180 से भी कम। तो ये तो हमारा हो गया मॉडलिंग के बेस पे एम्पलीफायर के टाइप्स। और कितने टाइप्स के हो गए? ये 4 टाइप्स के। और मैंने टाइप्स भी लिखा दिया, क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी और क्लास सी। और ये हो गया इसकी एफिशिएंसी, ये हो गया इसका डिस्टॉर्शन, और ये हो गया इनपुट सिग्नल्स के फुल वेव साइकिल के सापेक्ष आउटपुट सिग्नल का डिफरेंस, अंश, ये भी बोल सकते हैं अंश, ठीक है। फ्रेंड्स मैं अब आपको कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ
जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप एक ITI इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट है और इस फील्ड का जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें वो चीज़ आना चाहिए। अब चलिए वो चीज़ है कौन सा चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, अब ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसे आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बगल में साइड हो जाता हूँ, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूँ ले लिया होंगे स्क्रीनशॉट, नहीं तो वीडियो को बैक करके ले लीजिएगा फिर से। अब वो चीज़ है कौन सा, मैं उसके बारे में क्या बताने वाला हूँ, चलिए उसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स वो चीज़ होता है, वो भी एक टाइप सी है, एम्पलीफायर का एक टाइप सी है, क्लासिफिकेशन का एक प्रकार है। तो वो कौन सा, 5वां प्रकार है, आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को, फुल वीडियो को देखा करो, क्योंकि आप आधा अधूरा देख के भाग जाते हो। इसमें नुकसान मेरा नहीं और किसी और का नहीं, बल्कि जो वीडियो देखता है उसका नुकसान होता है। और वो कैसे नुकसान होता है फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। देखिए, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है और एक वीक स्टूडेंट होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो स्टूडेंट पूरे मन से, डिसिप्लिन के साथ और फुल वीडियो को देखता है, उसे पूरा नॉलेज होता है, ठीक है ना। और अगर उसे पहले से वो चीज़ नॉलेज है तो वो उसका रिवीजन हो जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से और भी अच्छा है, और नॉलेज की भी दृष्टि से वो बहुत अच्छा है। और एक जो वीक स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है ना, वो भागता रहता है, सर्च करता रहता है, कभी इस चैनल में जाएगा, कभी उस चैनल में जाएगा, कमी निकालता रहता है और पूरे वीडियो को देखता नहीं ढंग से। तो ऐसे में क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी के बेस पे। अब फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमारा एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है, चलिए ये देखते हैं। अब ये होता है AF एम्पलीफायर, AF एम्पलीफायर, और दूसरा होता है RF एम्पलीफायर, RF एम्पलीफायर, ठीक है। और ये तीसरा होता है हमारा IF एम्पलीफायर, और चौथा होता है मेरा VF एम्पलीफायर, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी के बेस पे AF एम्पलीफायर, RF, IF और VF। अब चलिए इसके फुल फॉर्म के भी बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये AF का मतलब होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, IF होता है मेरा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, राइट। और इसी तरह होता है VF वीडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये 4 टाइप्स के होते हैं हमारे एम्पलीफायर। अब इनका ये जो AF एम्पलीफायर है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा कि AF एम्पलीफायर क्या होता है, यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रेंड्स मैं इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने से पहले मैं एक आपको छोटा सा टॉपिक्स बताता हूँ। वो टॉपिक्स मेरा है वॉइस के बारे में, ध्वनि के बारे में, साउंड समझते हैं ना, साउंड के बारे में, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। देखिए, अब साउंड का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले साउंड क्रिएट कहाँ से होता है, साउंड क्रिएट होता है यानी कि साउंड उत्पन्न, ध्वनि का उत्पादन होता है। जैसे कि कोई मेटेलिक पार्ट होता है, ठीक है ना, कोई मेटेलिक पार्ट होता है, उस मेटेलिक पार्ट्स को जब आप वाइब्रेट करोगे या उसको इस तरह से ऐसे आवाज ठोकोगे, ठीक है ना, तो जब उसको आप इस तरह से, जैसे कोई मान लीजिए कि कोई वो ड्रम हो गया, ठीक है। अब जब ड्रम को आप इस तरह से धक्का लगाओगे या फिर किसी लकड़ी से, किसी मेटल से जब उसको ठोकोगे तो उससे क्या होगा, वाइब्रेट क्रिएट होता है, ठीक है ना। उस वाइब्रेशन से क्या होता है, ध्वनि क्रिएट होती है, ठीक है ना। उस वाइब्रेशन से ध्वनि क्रिएट होती है। अब वो ध्वनि हमारी कानों तक कैसे पहुंचती है, इसके बारे में देखते हैं कि ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। मैं इसको पूरा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे पहुंचती है ये हमारे कानों तक, ठीक है।
देखिए अब मान लीजिए, देखिए कोई मेटेलिक पार्ट्स को जब ठोकने से वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, उसी वाइब्रेशन से आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब ये ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? तो फ्रेंड्स ये जो ध्वनि होती है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक घंटी को, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक किसी मंदिर का बेल है, इस तरह का कोई बेल है, ठीक है। अब ये बेल को जब कोई धक्का देगा तो इसमें क्या होगा? वाइब्रेट उत्पन्न होगा, ठीक है। वाइब्रेट उत्पन्न होगा, वाइब्रेट से ही क्या उत्पन्न होगा? साउंड। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, अब देखिए इस बेल और इस इंसान के बीच में क्या है? तो आपको को एयर गैप है, ठीक है। अब इस एयर गैप में क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे। चलिए मैं एयर पार्टिकल्स बना देता हूँ। इस तरह से कुछ एयर पार्टिकल्स होंगे, ये हो गए एयर पार्टिकल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही इस बेल को कोई धक्का देगा, इस बेल के बीच में जो घंटा होता है इसको कोई धक्का देगा, ऐसे धक्का दिया तो ये बेल क्या करेगा? इस मेटेलिक पार्ट्स में जाके कांटेक्ट बनाएगा। जैसे इस मेटेलिक पार्ट से कांटेक्ट बनाएगा बीच वाला ये घंटा, तो यहाँ से वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन से आवाज़ उत्पन्न होगी। आवाज़ उत्पन्न हो गया, ये जो आवाज़ है, ये जो साउंड है, ये इस एयर पार्टिकल, ये एयर गैप के एयर पार्टिकल से कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है ना। जब ये एयर पार्टिकल से कांटेक्ट बनाएगा तो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, यानी कि एयर के जो कण हैं, ये कण भी आपस में वाइब्रेट होने लगेंगे। तो ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट होने लगेगा, ठीक है। अब जब ये वाइब्रेट होगा तो ये दूसरे वाले पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी वाइब्रेट होगा, फिर इसी तरह ये भी वाइब्रेट होगा, ये भी वाइब्रेट होगा। तो इसी तरह ये वाइब्रेट होते होते, कांटेक्ट बना के वाइब्रेट होते इस तरह से ये पहुँच जाते हैं हमारे कानों तक, ठीक। अब तो ये तो पता चल गया आपको कि यहाँ घंटी बजी और किस माध्यम से ये हमारे कानों तक पहुँचा। जब ये आवाज़ चलती है ना, यहाँ से यहाँ तक जब ये ट्रांसफ़र हुई तो ये इसका किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ? तो ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये ध्वनि हमारी कानों तक पहुंच गई, ठीक है ना। और अब हमारी कानों तक पहुंच तो गई, अब हमारी कानों तक पहुंच जाती है, फिर हम इसको सुन कैसे लेते हैं? मेरी बातों को ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। जब भी ये यहाँ से आवाज़ हमारी कानों तक पहुँचती है ना, तो सबसे पहले हमारे कान के अंदर एंट्री करती है, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड क्या होता है कि जैसे ही एंट्री करती है ये आवाज़, ये वॉइस हमारे कान के अंदर एंट्री करती है ना, तो इसे एक कान के अंदर एक बोन्स होता है, क्या होता है? हड्डी। उस हड्डी का काम होता है कि आया हुआ आवाज़, यानी कि कान के अंदर एंट्री किया हुआ आवाज़ को एम्पलीफाई करना, यानी कि इसके आयाम को चेंज कर देना, ठीक है। अब वो क्या करता है बोन्स की, जो आवाज़ एंट्री किया हुआ है कान में, उस आवाज़ के एम्पलीट्यूड को चेंज कर देता है और चेंज करके आगे एंट्री कर देता है। अब आवाज़ उस बोन्स से आगे चला गया। अब आगे क्या मिलता है कि कान के अंदर एक पार्ट्स होता है जिसको हम कोशिला बोलते हैं। क्या? कोशिला, नर्व कोशिला बोला जाता है उसको। तो वो नर्व कोशिला क्या करता है कि इस आवाज़ को छटनी करता है। अब आवाज़ को छटनी कैसे करेगा? तो आवाज़ को छटनी ऐसा करता है कि फ्रेंड्स, ये जो आवाज़ होता है हमारा ना वॉइस, इस वॉइस में फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो वो नर्व कोशिला क्या करता है कि वो ये छटनी इसलिए करता है कि नर्व कोशिला का काम है कि उस आवाज़ को ब्रेन्स के पास ट्रांसफ़र करना, ठीक ना। तो ब्रेन्स के पास ट्रांसफ़र करना, लेकिन हमारा जो ब्रेन्स है ना, ये किस मान की फ्रीक्वेंसी वाले आवाज़ को सेंस कर पाता है और किस मान की फ्रीक्वेंसी वाले आवाज़ को सेंस नहीं कर पाता। इस चीज़ का छटनी करता है नर्व कोशिला। अब नर्व कोशिला क्या करता है कि जो मान लीजिए कि जैसे कि
20 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली कोई आवाज़ कान में एंट्री किया, ठीक है ना, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ होगी उसको हमारा ब्रेन सेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ देखता है नर्व कोशिला। तो नर्व कोशिला जो सुनने योग्य आवाज़ होता है ना, जो सुनने योग्य ध्वनि होता है, उसको एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करने के बाद उसको एक कोडिंग के फॉर्म में ब्रेन को ट्रांसफ़र करता है और ब्रेन उस वॉइस को, उस आवाज़ को सेंस कर लेता है और हमें सुनाई देता है, ठीक है। अब इतनी बड़ी स्टोरी महाभारत आप लोग को सुनाया, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, AF एम्पलीफायर। तो AF एम्पलीफायर यही कहता है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक मनुष्य कितने फ्रीक्वेंसी वाले ऑडियो को, कितने फ्रीक्वेंसी वाले ध्वनि को, ऑडियो ध्वनि होता है ना, तो कितने फ्रीक्वेंसी वाले ध्वनि को सुन सकता है। तो फ्रेंड्स ये अभी मैं मिटा देता हूँ। तो एक मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकता है, ठीक है ना। अब कैसे सुना जाता है, आवाज़ हमारी कानों तक कैसे पहुंचती है, मैंने सारा डिटेल्स बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर ये सेशन वाकई में अच्छा लगता होगा, अगर आपके नॉलेजेबल के अकॉर्डिंग अच्छा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस वीडियो से। और जब सब लोग मिल के पढ़ेंगे ना, तो उसका कुछ मज़ा ही अलग होगा। तो फिर ये हमारा AF एम्पलीफायर का हो गया फ्रीक्वेंसी, और RF एम्पलीफायर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब इस रेडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फ्रेंड्स रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेडियो जो होता है ना, उसके अंदर देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो कितना होता है मेगा हर्ट्ज में, कितना होता है फ्रीक्वेंसी उसके अंदर मेगा हर्ट्ज में। अब देखिए उसमें क्या होते हैं, चैनल होते हैं, जैसे 95.8, 98.7, 98.3, 95.50। तो ये सब क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है। उस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी का मान होता है मेगा हर्ट्ज में, किसमें, मेगा हर्ट्ज में, राइट। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मेगा हर्ट्ज में वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसके अंदर एक चैनल होता है, उस फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है, एक चैनल होता है, ठीक है। उतने मान की फ्रीक्वेंसी के अंदर एक चैनल होता है। और रेडियो का जो स्टेशन होता है ना, यहाँ हमारे रेडियो में जितने मान की फ्रीक्वेंसी होंगी, यानी कि जितने चैनल होंगे, उन सभी चैनल का स्टेशन अलग अलग होता है। मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक रेडियो है, ठीक है ना, ये मेरा एक रेडियो है। इस रेडियो में मान लीजिए कि चैनल कितने हैं, 4-5 मान लेते हैं। पहला मान लेते हैं 95.8, और दूसरा है 98.7, और तीसरा है 98.3, 95.50 FM। ये इसके चैनल्स हैं, ठीक है। अब जितने चैनल्स होंगे इस रेडियो में, उतने ही इसका स्टेशन होंगे। तो चलिए एक स्टेशन यहाँ बना देता हूँ मैं, ये है 95.8 का, और फिर इसी तरह एक स्टेशन होगा 95.50 का, ठीक है ना। इसी तरह ये 4-5 स्टेशन होंगे। अब इसमें एक बटन दिया होता है, ठीक है, एक नॉब होता है, जिससे हम सेट करते हैं इस चैनल को, जिसे हमें सुनना होता है। तो जैसे ही सेट करते हैं, यहाँ से क्या आता है, सिग्नल्स आते हैं। ये वायरलेस के थ्रू सिग्नल्स को कैचअप करता है, यानी कि रिसीव करता है। यहाँ से सिग्नल्स आते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि 98.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली ये स्टेशन है, रेडियो स्टेशन। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सिग्नल्स आते हैं, सभी सिग्नल्स आते हैं इसके पास। ये सिग्नल आया, ये सिग्नल भी यहीं से आ गया इस तरह, और ये वाले स्टेशन का भी सिग्नल आया, और ये वाले स्टेशन का भी सिग्नल आया। अब देखिए, जैसे जिस ट्यून को हमें सुनना होगा, उसी चैनल को हम सेट करेंगे इस रेडियो में, ठीक है ना। तो जिस चैनल को सुनना होगा और जिस फ्रीक्वेंसी वाले चैनल को हम सेट करेंगे ना, तो उसी फ्रीक्वेंसी वाले स्टेशन का जो उस फ्रीक्वेंसी वाले स्टेशन में, यानी कि उसके यहाँ जो चैनल में जो चल रहा होगा ना, मान लीजिए कि ये एक रेडियो स्टेशन है, इस रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी का मान है 95.8, ठीक है। अब ये 95.8 जो है, ये इसमें एक चैनल चल रहा होगा। इस चैनल में जो भी चल रहा होगा ना, वो हमें सुनाई देगा कहाँ, रेडियो में, ठीक। बाकी इसका नहीं सुनाई देगा, इन तीनों का नहीं सुनाई देगा, इन तीनों का बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा इस समय,
अब जब हम इसको सेट करेंगे इसको, तो फिर ये नहीं सुनाई देगा, ये सुनाई देगा। यानी कि जिसे हमें सुनना होता है, जिस चैनल को, उसी को हम रेडियो में सेट करते हैं और वही चीज़ यहाँ से सिग्नल्स तो हालांकि सभी स्टेशनों से आती रहती है, लेकिन हमें सेट करना पड़ता है कि हमें किस स्टेशन का चैनल को सुनना है, जानकारी लेना है। तो इस तरह से रेडियो एम्पलीफायर होता है। तो ये रेडियो एम्पलीफायर होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो रेडियो एम्पलीफायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स, वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो रेडियो होता है ना, रेडियो के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वेरी हाई वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होती है। तो किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गया, 3 मेगा हर्ट्ज, 3 मेगा हर्ट्ज बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की होती है ये हो गया 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और 20 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज, राइट। और ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इसका होता है 450 हर्ट्ज से 470 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी का मान, ठीक। और इसी तरह वीडियो फ्रीक्वेंसी, फ्रेंड्स आप आई बटन पे क्लिक करना, वहाँ से आपको CRO का एक टॉपिक्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को आप पूरा देख लिए ना, तो आप समझ जाएंगे वीडियो के बारे में, क्योंकि मैं उसमें CRO के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन बताया हूँ। हालांकि ये तो नहीं बताया हूँ कि हमारी वीडियो कैसे चलती है, लेकिन उसका प्रोसेस पूरा बता रखा हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करना, वहाँ से वीडियो मिलेगा आपको, और आप देख लेना बड़े ही आसानी से, ठीक। तो ये वीडियो फ्रीक्वेंसी, तो वीडियो फ्रीक्वेंसी का कितना मान होता है? इसका होता है 3 मेगा हर्ट्ज से 7 मेगा हर्ट्ज, ठीक है ना। इतना ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रेंड्स ये तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हो गया हमारा एम्पलीफायर, AF, RF, IF और VF, ठीक। सब ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए बढ़िया है फिर। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत कहीं, पूरी वीडियो को देखिए, तब आएगा मज़ा पढ़ने में, तभी आएगा समझ में आपको। नहीं तो फिर वही आप कंफ्यूज में रह जाओगे आधे वीडियो। अगर समय नहीं होगा आपको अभी पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, लेकिन देख लेना वीडियो को। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही चैनल पर देखो वीडियो, सारी वीडियो मेरे ही चैनल पर देखो। जिस चैनल पर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, अच्छी जानकारी मिल रही हो ना, आप उसी चैनल पे देखो। लेकिन उस चैनल का भी आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आधा अधूरा देखते हैं, तो ऐसे में थोड़ी होगा काम, कैसे चलेगा? फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो हो गया ना, ठीक है, ये तो हो गया। चलिए अब मैं आपको बताऊँगा IC के बारे में। अब मैं बताऊंगा आपको IC के बारे में। IC तो कौन मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकता है, और ये है क्या चीज़? IC क्या चीज़ होती है, इससे आप क्या समझते हो? IC से क्या आशय है? तो फ्रेंड्स IC तो बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ITI इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बता दिया जो आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये IC होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? ये एक प्रकार का सर्किट होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट होता है, ठीक है। अब मैं इसके इन्वेंशन के बारे में बताऊंगा कि इसका इन्वेंशन कब हुआ था, किसने किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका इन्वेंशन 1950 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो इन्वेंशन करता है, यानी कि जिन्होंने इसके खोज किया था, वो USA के थे। कहाँ के थे? USA के थे, ठीक है, USA के थे। और उनका नाम था जैक किल्वी। क्या नाम था? जैक किल्वी। जैक किल्वी ने उनका सबसे पहले 1950 में उनका इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो ये जो हमारा IC होता है ना, ये IC क्या होता है? IC का डेफिनेशन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि IC का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिए
किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को, किसी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को आपस में मिलाकर एक सेमीकंडक्टर चिप में, एक सेमीकंडक्टर मेटल में तैयार करके एक चिप बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसका फ्रेंड्स इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, लाभ के बारे में, तो इसके लाभ भी बहुत होते हैं। इसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो चलिए पहले एडवांटेज के बारे में ही बात कर लेता हूं, इसकी प्रॉफिट क्या क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉफिट तो होती है कि छोटा आकार, ये आकार में बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और दूसरा होता है ये हल्का, बहुत हल्का होता है। जितना ये छोटा होता है ना, उसी तरह ये हल्का भी होता है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वेरी हाई ऑपरेटिंग स्पीड, हाँ, वेरी हाई ऑपरेटिंग स्पीड, यानी कि इसके कार्य करने की जो स्पीड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही कम समय में ये अपनी ऑपरेशन को कंप्लीट कर देता है, ठीक है ना। ये होता है इसका फ़ायदा। और इसका फ़ायदा होता है कि ये सस्ता भी होता है। देखिए कितने सारे फ़ायदे, छोटा आकार हो गया, हल्का, वेरी हाई स्पीड ऑपरेटिंग स्पीड, और ये सस्ता भी होता है। तो ये तो इसके लाभ हो गए कि इतने सारे इसके लाभ हैं। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसके यूज़ का, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे हो गया आपका फ़ोन, लैपटॉप, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, तो इन सभी जगहों पे आईसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि इसका मैन्युफैक्चर कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में हर जगह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसका जो बनाने का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही जटिल होता है और महंगा होता है। इसके वजह से ये हर जगह इसका मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है अपने इंडिया में, जैसे हो गया आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईएससी हो गया, बेंगलोर हो गया, ठीक है ना। आईआईएससी बेंगलोर हो गया, आईआईटी मुंबई हो गया। मुझे जहाँ बस दो ही जगह पता है कि इसका मैन्युफैक्चर होता है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ किया जाता है, आईआईटी मुंबई में और आईआईएससी बेंगलोर में, ठीक है ना। इतने जगह पे इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, हर जगह पे इसको बनाया भी नहीं जाता। फ्रेंड्स अगर ये तो हो गया इसके लाभ के बारे में, यानी कि एडवांटेज। अब मैं बात करूँ इसके डिसएडवांटेज के बारे में, तो इस यानी कि हानि के बारे में। तो इसका हानि होता है कि इसके अंदर अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी कंपोनेंट्स, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा भी हो, अगर एक भी कंपोनेंट्स ख़राब हो गया ना, तो इसको रिपेयर नहीं किया जाता, पूरा आईसी हमारा ख़राब चला जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है ना। यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है, हानि है, ठीक है ना, डिसएडवांटेज। तो सबसे बड़ी हानि ये होती है कि ये एक बार ख़राब कोई भी कंपोनेंट इसके अंदर का अगर एक डैमेज हो गया ना, तो मान लीजिए एक छोटा सा रजिस्टर इसके अंदर डैमेज हो गया, तो भी हमारा पूरा आईसी बेकार चला जाता है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, ये यूजलेस हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक होता है ना हमारे पास टाइमर आईसी। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। एक होता है टाइमर आईसी 555। ये होता है टाइमर आईसी 555। इस 555 टाइमर आईसी के बारे में मैं आपको बेसिक नॉलेज बताने वाला हूँ, बस ध्यान से देखना और ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। ये हो गया हमारा 555 आईसी, ठीक। अब इस आईसी में क्या होता है, इस आईसी में 8 पिन होती है,
8 पिन से भी कम वाली आईसी होती है, लेकिन मैं 555 आईसी का 8 पिन वाला ही बताता हूँ। तो चलिए इसके 8 पिन के बारे में देख लेते हैं, वो 8 पिन कौन कौन सा होता है। तो ये हो गया इसका पहला पिन, ये हो गया इसका दूसरा, इसी तरह ये तीसरा और ये चौथा हो गया, ठीक है ना। ये तो इसके 4 पिन्स हो गए और 4 पिन्स इधर होते हैं, 2, ये हो गया तीसरा और ये हो गया हमारा चौथा। अब फ्रेंड्स अब हमें इसका वो करना है कि इसको काउंटिंग करना है, ठीक है ना। मान लीजिए इसको नंबरिंग देना है, तो हम किधर से नंबरिंग देंगे, हमें कैसा पता चलेगा कि ये वाला 1 नंबर का है पिन, 1 नंबर वाला पिन है, या फिर ये है या ये है या ये है, हम कैसे पता चलेगा हमें। तो ये जो चिप होती है ना, सॉरी आईसी होती है, आईसी के यहाँ ऊपर में टॉप में एक इस तरह का स्लॉट कटा होता है, ठीक है ना। इस तरह का स्लॉट कटा होता है और एक यहाँ पे होल होता है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, कुछ इतना छोटा। तो इस जिस साइड पे ये होल रहेगा उसी साइड से हम नंबरिंग करना चालू करते हैं। ये होल हमें यही संकेत करता है कि नंबरिंग किधर से करना है। तो इसका सबसे फर्स्ट वाला जो टर्मिनल हो गया, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है। अब इन 8 टर्मिनल वाली आईसी का जितने भी टर्मिनल है, मतलब 8 टर्मिनल है, तो 8 टर्मिनल का कुछ नाम होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका नाम होता है GND और ये सेकेंड वाले टर्मिनल का नाम होता है ट्रिगरिंग, क्या होता है, ट्रिगर। और थर्ड वाला का नाम है आउटपुट, सॉरी नाम है आउटपुट, सॉरी नाम आउटपुट नहीं है, ये इसका काम है आउटपुट करना, उल्टा हो गया था, ठीक है ना। और ये 4th पिन है, ये कौन सा पिन है, इसका चौथा पिन, यानी कि चौथा टर्मिनल है। तो ये रीसेट के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह ये वोल्टेज कंट्रोलर के लिए, वोल्टेज कंट्रोल के लिए, और ये होता है क्रैश होल्ड, क्रैश होल्ड। 7वां नंबर डिस्चार्ज के लिए होता है, क्रैश नहीं दोस्तों, ये थ्रेश होल्ड होता है, ठीक है। डिस्चार्ज के लिए ये होता है VCC, यानी कि सप्लाई के लिए। अब देखिए, अब इसमें ये तो मैंने नंबरिंग कर दिया, किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग किया, ये जो स्लॉट कटे हैं, इस स्लॉट के एक साइड में एक छोटा सा होल होता है। वो होल इसीलिए बनाया जाता है कि हमें देखना किधर से कि इसके जितने भी ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना, तो ये कौन सा नंबर का कौन वाला टर्मिनल है, मतलब कि ये कहीं 1 नंबर का तो नहीं है, 1 नंबर वाला कि कहीं ये नहीं है। अगर ये हमारा होल नहीं रहता तो हम कंफ्यूज हो जाते, ये होल हमें यही बताता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा आईसी के पिन्स हो गए, 8 पिन हो गया, ठीक। अब इनका काम क्या होता है, GND ट्रिगरिंग ऑफ, रीसेट, वोल्टेज कंट्रोलर, थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, डिस्चार्ज वगैरह वगैरह। तो इसका काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये तो GND का मतलब होता है ग्राउंड, क्या होता है, ग्राउंड। मैं आपको बता दूं आईसी होता है ना, ये DC पे वर्क करता है, किस पे, DC पे। तो DC में होता है प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, ठीक। तो माइनस वाला पॉइंट हम बैटरी का कहाँ देंगे, बैटरी का ही नहीं, मतलब कहीं से भी हमारा आ रहा है सप्लाई DC की, तो माइनस वाला पॉइंट किस में कनेक्ट करेंगे, आईसी के फर्स्ट वाले पे, यानी कि GND वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब ट्रिगरिंग का क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिगरिंग होता है, ट्रिगरिंग का अर्थ होता है कि किसी भी इक्विपमेंट को बार बार इनपुट देना, क्या करना, बार बार इनपुट देना। तो ट्रिगरिंग इनपुट के लिए होता है, आउटपुट के लिए होता है पिन नंबर 3। जब हमारा ये आईसी वर्क कर चुका होता है तो हमें इसे रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसे बार बार रीसेट करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो रीसेट करते कहाँ से हैं, पिन नंबर 4th रीसेट के लिए होता है। ये वोल्टेज कंट्रोल के लिए, थ्रेश होल्ड के लिए। यहाँ वोल्टेज कंट्रोल के लिए ना एक वो होता है, एक यहीं पे प्रीसेट लगा होता है, उस प्रीसेट को हम ऐसे घुमा के वोल्टेज को सेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और थ्रेश होल्ड हो गया। फ्रेंड ये जो थ्रेश होल्ड है ना, ये थ्रेश होल्ड इनपुट का ही कार्य करता है, किसका, इनपुट का कार्य करता है। जब हमारा ये टाइमर IC 555 वर्क करना होता है ना, यानी कि जब इसको हम यूज में लेते हैं तो सबसे पहले हम इस पिन नंबर 2 और पिन नंबर 6 को शॉर्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये
इनपुट का ही काम करता है, थ्रेश होल्ड। ये डिस्चार्ज, इसको आईसी को डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। जब ये चार्ज हो जाता है तो इसे डिस्चार्ज करने की भी आवश्यकता होती है। और यहाँ से VCC यानी कि सप्लाई के लिए टर्मिनल होता है, पिन होती है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस का हो गया, यहाँ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, यहाँ कनेक्ट कर दिए। अब ये तो हो गया सारे पिन्स के बारे में, मैंने आपको नाम बता दिया, इसका छोटा छोटा वो बता दिया वर्क, क्या क्या काम करते हैं ये। अब ये काम कैसे करता है, देखिए एक सिंगल आईसी ना कभी भी काम नहीं करती है, सिंगल आईसी कभी भी काम नहीं करती है। जब भी इसको काम करवाना हो ना, इससे कोई आउटपुट लेना है या वर्क करवाना हो किसी सिस्टम में, तो इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रजिस्टर और कैपेसिटर जोड़ना पड़ता है, इंडक्टर नहीं। पॉइंट वाली बात है, इंडक्टर नहीं। इसमें ना इंडक्टर नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये एक कोई विद्युतीय सर्किट नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया जाता है वायर। इंडक्टर का मतलब वायर होता है ना, तो वायर विद्युतीय सर्किट में लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट में नहीं लगाया जाता है। और एल इंडक्टर नहीं लगाया जाता, इसी वजह से तो इसका साइज इतना छोटा है। अगर मान लीजिए कि कोई वायर है मेरे पास, अगर मैं छोटी से छोटी वायर की बात करूं तो कितना साइज होता है, 0.75 mm। ठीक है, 0.75 mm का जो वायर होता है बहुत ही पतला होता है, और इससे भी पतला होता है 0.5 mm का। तो 0.5 mm का अगर हम वायर लगाते हैं तो भी कोई ना कोई प्लेस स्थान तो घेरेगा ना, और इस वायर का कोई ना कोई लंबाई होगा जो कि ज़्यादा ही स्थान घेरेगा। तो ज़्यादा स्थान घेरने से क्या होगा कि इस आईसी का साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, और साइज़ हमें बड़ा नहीं रखना है, हमें साइज़ छोटा ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसमें इंडक्टर नहीं लगाया जाता, इसमें हमेशा रजिस्टर और कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ये तो हो गया आईसी के बारे में। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिए ध्यान से और पूरे मेहनत के साथ अपना पढ़ाई करते रहिए। ये हो गया हमारा टाइमर आईसी 555 के बारे में। अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इस आईसी का यूज मैंने तो अभी आपको बताया था, फ़ोन, लैपटॉप, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और सेंसर। इसके अलावा कहाँ किया जाता है इसका यूज, तो इसके अलावा किया जाता है फ्रेंड्स, पहला यूज मैं बता दूं आपको, तो पहला यूज हो गया इसका एलईडी में। कहाँ, फ्लिकरिंग एलईडी सिस्टम में। हाँ ठीक है ना, फ्लिकरिंग एलईडी लाइट में। यानी कि अब देखिए इसमें एक ट्रिगर का भी पॉइंट है ना, ट्रिगर वाली एक पिन है। ट्रिगर का मतलब होता है कि बार बार इसको इनपुट देना, यानी कि एक लाइट है, कोई एलईडी है, इसको मैं एक बार इनपुट दूंगा तो ये एलईडी जलने लगेगी, फिर इनपुट हटाऊंगा तो फिर एलईडी ऑफ हो जाएगी। यानी इनपुट बार बार देना, बार बार हटाना, बार बार देना, बार बार हटाना। जस्ट इसी तरह एलईडी भी हमारी काम करेगी, जब इनपुट दोगे तो जलेगी, इनपुट हटा लोगे तो ये बुझ जाएगी। ठीक है, तो फ्लिकरिंग का मतलब होता है जलता बुझता हुआ, जलता बुझता हुआ। यानी कि जैसे शादियों में डेकोरेशन करते हैं ना, तो डेकोरेट के लिए यूज किया जाता है जो एलईडी लाइटें, झालर वगैरह, तो वहाँ पे इसको कंट्रोलिंग सिस्टम भी लगा होता है। ठीक है ना, उसमें आईसी लगा होता है कंट्रोलिंग सिस्टम में। और इसका दूसरा यूज किया जाता है सायरन में। जो पुलिस वालों की कार होती है ना, पुलिस वालों की जो जीप होती है, तो उसके अंदर कार के टॉप में एक सायरन लगा होता है जो बहुत सारे कलरफुल होते हैं। ठीक है ना, वो दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। और उसमें देखिए जिस तरह से वॉइस निकलती है ना, उसी तरह से उसमें एलईडी ग्लो करती है। जिस स्पीड से वॉइस निकलेगी उसी तरह से एलईडी जलती है और बुझती है। तो वहाँ पे भी सायरन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और तीसरा हो लाइट डिटेक्टर में।
कहाँ, लाइट डिटेक्टर में। तो लाइट डिटेक्टर में यूज़ किया जाता है इस आईसी 555 का यूज़ किया जाता है लाइट डिटेक्टर में। और चौथा अगर मैं बात करूँ इसके यूज के बारे में, तो आप लोग देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन में, कहाँ, रेलवे का जो रेलवे स्टेशन में जो रेलवे लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। रेलवे लाइट, ठीक है ना, फ्लिकरिंग एलईडी लाइट्स, सायरन और लाइट डेकोरेट डिटेक्टर और रेलवे लाइट, और ये इससे मोटरों की स्पीड कंट्रोल भी की जाती है, मोटर स्पीड कंट्रोल। क्योंकि देखिए एक जो डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है ना थायरिस्टर सिस्टम से, उसमें एससीआर डायरेक्ट ट्रैक वगैरह वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ भी आईसी भी लगा होता है उसमें, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है मोटर की स्पीड कंट्रोल करने में। तो ये टाइमर आईसी 555 का यूज हो गया, उपयोग। इसमें तो यूज किया ही जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, फ़ोन, लैपटॉप में, यहाँ तो यूज किया ही जाता है, बल्कि और यहाँ भी यूज़ किया जाता है फ्लिकरिंग एलईडी में, सायरन में और डिटेक्टर, रेलवे लाइट्स में। तो इन सभी जगहों पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस उड़ता चला जा रहा है सर के ऊपर से। जब आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे मन के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ जब आप इसको समझोगे ना, देखोगे ना, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है अपने सिलेबस में जो समझ में ना आए, ठीक है ना, बस आप समझते किस तरह का हो, वो चीज़ डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आया। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा टाइमर आईसी 555 के बारे में, ये इसका स्ट्रक्चर, ये और ये इसके 8 पिन्स के नेम और पूरे नेम का पूरा फुल डिटेल्स, और ये आपका यूज, और इसका इन्वेंशन कब हुआ था, किसने किया था, इतना आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बता दिया, ठीक है ना। हालांकि ये तो नहीं आता कब बनाया था, कब बना था, किसने बनाया था, कहाँ कहाँ बनता है, ये सब तो नहीं आता, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए आपको ना, ठीक है ना। तो नॉलेज होना चाहिए। फ्रेंड्स ये आज का जो सेशन है ना, ये एम्पलीफायर का दूसरा सेशन है, और 2 सेशन में मैं पूरा एम्पलीफायर कवर करा दूंगा, ठीक है। इसका 1-2 पार्ट्स और बचे हैं, मैं उसे भी अभी कंप्लीट करा दे रहा हूँ। इसके बाद आपका एम्पलीफायर पूरी तरह से कंप्लीट। अब मैं ये 5th नंबर है इसका, चैप्टर नंबर 5th है, ठीक है ना। तो 5th में क्या है, हीट सिंक। चलिए, हीट सिंक और अवशोषक, हीट सिंक एवं अवशोषक, ये क्या होता है, हीट सिंक और अवशोषक क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब हमारा आईसी वर्क कर रहा होता है, आईसी नहीं कोई भी चीज़ जब वर्क करता है ना, तो जब उस पर ओवरलोड डाला जाता है तो वो हीट होने लगता है, चाहे मोटर हो, मशीन हो, जनरेटर हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, कोई विद्युतीय सिस्टम हो, मतलब कुछ भी हो। जब उसको आप उस पर ओवरलोड दोगे या फिर उस पर कंटिन्यू अधिक समय तक काम करवाते रहोगे, तो फिर वो हीट होने लगता है। क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। इसी तरह हमारा एम्पलीफायर भी क्या करता है, एम्पलीफायर या आईसी, ट्रांजिस्टर, क्या होता है कि जब 5 किलोवाट से अधिक पावर वाले जितने भी हमारे आईसी होते हैं ना, इन आईसी को कूलिंग सिस्टम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जब इस पे जब इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस पे जब लोड पड़ता है या फिर कंटिन्यू लोड पड़ता है या फिर अधिक लोड पड़ता है, तो इसके वजह से ये गर्म होने लगते हैं, और जब गर्म होने लगते हैं तो
क्या होता है कि ये तो सेमीकंडक्टर मेटल्स के बने होते हैं, तो सेमीकंडक्टर मेटल्स हीट की वजह से जो सेमीकंडक्टर मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज होता है गुण, वो गुण धीरे 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 करके समाप्त होने लगते हैं, ठीक है ना। तो हमें समाप्त नहीं करना है, हमें इससे बचाना है समाप्त होने से, तो हम क्या करते हैं, हीट सिंक यूज करते हैं वहाँ पे। अब ये हीट सिंक क्या होता है फ्रेंड्स, ये हीट सिंक एक प्रकार का खोल होता है, कोई मेटेलिक पार्ट्स होता है, ठीक ना। मान लीजिए कोई एक मेटेलिक पार्ट है, उसको मैंने एक कोई शेप दे दिया, कोई आकार दे दिया, उसी शेप में हमें एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर या फिर आईसी होगा, उसको हमें इंस्टॉल करना है उसी मेटल में, ठीक है। मैं आपको जैसे बता दूँ, मान लीजिए कि ये कोई मेटल है, इस तरह के इस आकार का मेटल है, तो मैं यहाँ पे आईसी लगा सकता हूँ ना, बिल्कुल लगा सकता हूँ। इस तरह से ट्रांजिस्टर इस पे लगा सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो होगा क्या, होगा यूँ कि जैसे ही हीट जनरेट होगा इसके अंदर, मतलब कि हीट होगा इस आईसी के अंदर, तो ये क्या करेगा कि हीट को फैलाने लगेगा, ठीक है ना, हीट को फैलाने लगेगा। तो हीट, अब देखिए ये जो हमारे मेटेलिक पार्ट्स है, ये जो मेटेलिक पार्ट्स, ये मेटेलिक पार्ट्स क्या है, अभी गर्म नहीं है, ठीक ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये दो कंडक्टर है, ये दो कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमारा अभी चार्ज है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इस पर डिस्चार्ज है, इस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, न्यूट्रलाइज है। अगर इस चार्ज कंडक्टर को डिस्चार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में ले जाओगे ना, तो विद्युत का ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है ना। क्यों, विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या होता है कि ऊर्जा ये ट्रांसफर होने लगता है डिस्चार्ज मटेरियल पे, ठीक ना। इसी तरह यहाँ से जैसे ही कि उष्मा, उष्मा भी तो एक ऊर्जा का ही फॉर्म है, ऊर्जा का ही रूप है। तो उष्मा जब इसमें ट्रांसफर होने लगती है, जब ये आईसी गर्म हो जाता है, तो ये अपनी गर्मी को, अपनी गर्माहट को कहाँ ट्रांसफ़र करने देता है, इसमें, इस हीट सिंक में। अब ये हीट सिंक हमारे वातावरण के अंदर ही तो लगा होगा, एनवायरनमेंट में लगा होगा। तो ये अब वातावरण में देखिए, ये जो हीट एब्जॉर्ब किया होता है ना हीट सिंक, इस हीट सिंक सॉरी इस हीट को ये वातावरण में छोड़ देता है, और ये ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। अब इतना जल्दी से ठंडा नहीं होता, इसको ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, लेकिन ठंडा हो जाता है। और ये सेमीकंडक्टर के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ समाप्त होने से बच जाते हैं, नष्ट होने से बच जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये इसका कूलिंग किया जाता है। इसके कूलिंग के लिए कोई वो नहीं लगा होता कि कोई पानी से कूलिंग करेंगे, हाइड्रोजन सिस्टम से कूलिंग करेंगे, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें बस हीट सिंक के द्वारा इसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। यही इसका कूलिंग सिस्टम होता है। अब मैं आपको बताऊं तो ये जो हीट सिंक होता है ना, तो हीट सिंक मेटल का बना होता है, और मेटल हो सकता है हमारा कास्ट एल्युमिनियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक। तो एल्युमिनियम का एलॉय भी हो सकता है। तो इसी तरह का मटेरियल से ये हीट सिंक बना होता है। और ये जो हीट सिंक, इसका आकार यू आकार का होता है, बटरफ्लाई आकार का होता है, ठीक है ना, बटरफ्लाई आकार का होता है। और आपका जैसे रेडिएटर हो गया, रेडिएटर के आकार का होता है। तो ये तीन आकार का होता है, यू, बटरफ्लाई यानी तितली के आकार का, रेडिएटर के आकार का, इन तीन तरह का इसका आकार होता है इसे हीट सिंक का, यानी कि अवशोषक, उष्मा डिटेक्टर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रहा, और हमारा एम्पलीफायर का चैप्टर भी समाप्त हो गया, ठीक है। एम्पलीफायर पूरा कवर करा दिया मैंने आपको, और ट्रांजिस्टर तो कवर हो ही गया। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑसिलेटर के बारे में, ठीक है ना, कि ऑसिलेटर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वही हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऑसिलेटर अपना क्या रोल देता है, क्या रोल करता है, ठीक है। उसका भी कोई ना कोई तो रोल होगा ना, तो उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। ITI का जितना सिलेबस होता है ना, सिलेबस से कहीं बढ़ के थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं सिलेबस से कहीं बढ़ के आपको तैयारी कराऊंगा ना, तो आपका जो नॉलेज होगा ना, वो नॉलेज भी थोड़ा कहीं अधिक होगा। और नॉलेज अधिक होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना, नॉलेज अधिक होना चाहिए, ठीक। तो
फ्रेंड्स चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।